अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मैंने पूरी एजुकेशनल एक वीडियो बनाई है। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे चैनल के ऊपर और वो लोग कह रहे थे कि आप वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो बनाइए, कुछ उस टॉपिक से भी रिलेटेड आप कुछ बात करिए। तो मैंने कहा चलें आज की वीडियो बस फिर कुछ उसी टॉपिक पे बना लेते हैं। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अपनी नई बेडशीट बिछा रही थी तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा एक टेम्पो भी बनाती हूँ और आपको अपनी नई बेडशीट भी दिखाती हूँ। अच्छा, आज की वीडियो को कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ना समझिएगा। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आपको पता है कि मेरी डिलीवरी को अब 1.5-2 साल हो गए हैं और ये पिक्चर मेरी बिल्कुल डिलीवरी के कुछ 2-3 महीने बाद की पिक्चर है। मैंने पोस्टमार्टम काफ़ी वेट लूज़ कर लिया था और फिर डिलीवरी के बाद मैंने माशाल्लाह 14 किलो मैंने वज़न कम किया था अपना, जो पाउंड्स में शायद 30-32 पाउंड्स बनता है। मुझे पाउंड्स में इतना हिसाब नहीं समझ आता, मैं हमेशा केजीज़ में ही बात करती हूँ। लेकिन रमज़ान से पहले मैंने डाइट छोड़ दी। बस वो रमज़ान आए और बस पर मुझसे थोड़ा कंट्रोल नहीं हो सका। अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं दोबारा, देखें डाइट तो करनी है, वेट तो दोबारा से लूज़ करना है, तो काफ़ी वेट मैंने दोबारा से पुट ऑन कर लिया है। बाय द टाइम जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी ना तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा वेट लूज़ कर लिया होगा। अब मैंने दोबारा से डाइट स्टार्ट कर दी है। तो आज मैं आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगी जिन चीज़ों ने मेरी हेल्प की है। हमारे घर में जो बेडशीट एक्सपर्ट हैं, फिटेड बेडशीट एक्सपर्ट हैं, वो इब्राहिम है। वो मैंने उनको बुला लिया। मैंने कहा आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें। अच्छा, ये बेडशीट मैंने पाकिस्तान से मंगवाई, मेरी अम्मी ने भेजी है। ये जो आप फ्रेम्स देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था ना कि यूनुस ने गिरा दी थी। अब तो हमने ये फ्रेम्स लगाना ही छोड़ दिए। आज सिर्फ वीडियो की वजह से एक फाइनल लुक दिखाने के लिए मैंने ये फ्रेम दोबारा से लगा लिया है। तो चलें आप वेट लॉस पे दोबारा से बात करते हैं। वंस अगेन, इसको एक्सपर्ट ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। अच्छा, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मुझे थायराइड है। मुझे बहुत छोटी एज से थायराइड है। लाइक मैं हाई स्कूल में थी ना, तब से मैं स्कूल जाती थी, तब से मुझे थायराइड है। अच्छा, जब तक मैं पाकिस्तान में थी मैंने 2 मरतबा अपना टेस्ट करवाए थे। एक मरतबा ज़ैनब के पैदा होने से पहले और एक मरतबा स्कूल में ही मेरी अम्मी ने मेरा टेस्ट करवाया था। उस वक्त तक मेरे थायराइड की जो रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल नहीं थी, थोड़ा सा ज़्यादा था। जैसे 1 एंड 2 की रेंज में आपका थायराइड होना चाहिए, मेरा कुछ 3 समथिंग था। तो पाकिस्तान में मुझे कभी किसी डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप आयोडीन एनरिच डाइट खाएं, जिस डाइट में आयोडीन है आप वो खाइए। तो पाकिस्तान में बस मेरा यही रूटीन हुआ करता था कि मैं अपनी डाइट में आयोडीन इंक्लूड कर लिया करती थी। यहाँ पर कनाडा आकर मेरा जो सबसे ज़्यादा एग्रीवेट कर गया वो मेरा थायराइड हो गया। तो मेरा पहला सजेशन आपको ये है कि डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ। मैंने बहुत सारे मेरी बॉडी के अंदर साइंस मैंने ऐसे नोटिस करना स्टार्ट कर दिए जो बहुत अलार्मिंग थे, लेकिन मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी। जब मैं डॉक्टर के पास भी गई और डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट लिख कर दिया कि आप ये लैब जाकर ये टेस्ट करवाएं, एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास वो लैब की जो रिक्वेस्ट फॉर्म था ना वो 1 साल तक रखा रहा। मैं 1 साल तक लैब नहीं गई अपना चेकअप करवाने। ये आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की पिक्चर है जब मेरा थायराइड बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई थी। 2 साल मेरे फेस पर एक्नी रही। ट्रस्ट मी, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत वैसा फेस था कि मैं जब भी उस फेस के बारे में सोचती हूँ या बात करती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन बस अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है। कभी भी अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करिए। एंड बाय द टाइम जब मैं लैब गई, मैंने अपना टेस्ट करवाया, मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर का जब मुझे फ़ोन आया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम्हारा थायराइड बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और तुम्हें बहुत हाई डोजेज मेडिकेशन देनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2.5 साल हो गए। तो मेरी दिन की शुरुआत थायराइड की मेडिसिन से ही होती है। 2.5 साल से मैं दवाई ले रही हूँ और माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल आ गए हैं। अच्छा, थायराइड की गोली खाने के बाद आप खाना नहीं खा सकते 1 घंटे तक, पानी पी सकते हैं। तो मैं 10-15 मिनट बाद कभी वार्म वाटर पी लेती हूँ, कभी सादा पानी पी लेती हूँ ग्लास भर के। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अगर आप ये इसको अपना लें। स्पेशली जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ की शिकायत है ना, तो इससे बहुत ही शिफा होगी। आपको कोई दवाई वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले मैं शहद भी मिला लिया करती थी, नींबू भी मिला लिया कर ली थी, लेकिन ट्रस्ट में ये सब गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। ये सब आपकी कैलोरीज ऐड कर देते हैं। सादा पानी रूम टेम्परेचर पर या थोड़ा सा नीम गर्म पानी इज़ मोर देन इनफ।
पहली बात तो मैंने आपसे फिर ये कर ली, कभी भी अपनी हेल्थ को इग्नोर ना कीजिए। और मैं ये बताऊं कि थायराइड की दवाई के जो मुझे थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं कहूँगी, एक इफ़ेक्ट्स मुझे फ़ील होते हैं कि एक तो दवाई लेने के बाद से मुझे भूख अब बहुत ज़्यादा लगती है, पहले से ज़्यादा मुझे भूख लगती है। सेकेंडली, मुझे किसी और ने भी ये बताया कि शुगर क्रेविंग भी बहुत बढ़ जाती है ये दवाई खाने के बाद। तो मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, वरना मैं पहले लाइफ में कभी भी इतना मीठा नहीं खाती थी। तो ये मेरा पहला आपको एक एडवाइस थी। सेकंड, मैं बात करूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग्स के ऊपर। अच्छा, अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बात करें ना, तो मैं इस पे पूरी एक किताब लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब इस चीज़ में माशाल्लाह इतना तजुर्बा हो चुका है। मैंने पूरा 1 साल इंटरमिटेंट फास्टिंग की है। 16 घंटे वाली जो फास्टिंग होती है ना, मैंने वो की है। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी लाइफ के अंदर फास्टिंग के बगैर अपना वेट लूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके मैंने देखा है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग सवालात कर रहे होते हैं। तो पहला जो मैं आपको पॉइंटर इस फास्टिंग से रिलेटेड ये बताऊंगी कि फास्टिंग कैलोरी का होता है, खाने का होता है, पानी का नहीं होता। आप पानी पी सकते हैं। 16 घंटे वाला एक फास्ट होता है, एक 12 घंटे वाला फास्ट होता है। मैंने पूरा 1 साल 16 घंटे वाला फास्ट रखा है। पानी आप पी सकते हैं, पानी ना रोकिए, लेकिन खाना आपको रोकना होता है। इसकी मैथ्स मैं आपको थोड़ी सी समझाती हूँ। अगर रात के 8 बजे मैं खाना फिनिश कर दूँ तो मैं दूसरे दिन 12 बजे ब्रंच करूँगी। ये मैं आपको 16 घंटे वाले रोज़े का थोड़ा सा समझा रही हूँ। फिर मैं सिर्फ ब्रंच करती हूँ और डिनर करती हूँ, 2 मील्स लेती हूँ, 3 मील्स नहीं लेती। लेट्स सपोज आप 7 बजे डिनर कर रहे हैं, तो आप दूसरे दिन 11 बजे अपना नाश्ता करिए। तो ये सारे फिगर्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसके पीछे मैथ्स समझ में आए। लेकिन अब की बार मुझे 16 घंटे थोड़ा सा मुश्किल लग रहे हैं। सुबह सुबह बच्चों के साथ ना थोड़ी सी ज़्यादा आपकी पीटी सी हो जाती है, परेड सी लग जाती है। अब की बार मैंने डिसाइड किया कि मैं 12 घंटे वाला फास्ट करूँगी। और जब मैं 12 घंटे की बात करती हूँ तो मैं रात 8 बजे खाना बंद कर देती हूँ और दूसरे दिन सुबह 8 बजे मैं अपना नाश्ता करती हूँ। अच्छा, खाने का मतलब ये नहीं कि आप फास्ट कर रहे हैं तो आप सब खा सकते हैं, कैलोरीज आपने कंट्रोल ही रखनी है। तो अब मैं 3 मील्स लेती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और आप मुझे देख सकते हैं कि मैं रोटी बना रही हूँ अपने लिए नाश्ते में। अच्छा, नाश्ता मैं 8 बजे मुझे कर लेना चाहिए, लेकिन नाश्ता करते करते 10 बज जाते हैं, तो मेरा फास्ट थोड़ा लंबा ही हो जाता है। लेकिन 8 बजे मैं खाना खा सकती हूँ। देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप नाश्ते में ना ब्रेड खाएं, ना कोई और चीज़ खाएं। ये चीज़ें बुरी नहीं होती, लेकिन जब आप ये चीज़ें खाएंगे ना, आपको 1-1.5 घंटे बाद फिर से भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। होम कुक रोटी, एक होल व्हीट की, चक्की के आटे की जो होम कुक रोटी होती है ना, उसमें 100 कैलोरीज होती हैं। मैं उसके अंदर थोड़ा सा असली घी लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे असली घी पसंद है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, वो थोड़ी क्वांटिटी में आप कर लीजिए। घर की रोटी खाइए। आप एक रोटी खाएंगे ना, तो आप खुद नोट करेंगे कि आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी, जबकि ब्रेड खाने के बाद आपको थोड़ी देर में ही भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं ये 16 घंटे का फास्ट रख रही होती ना, तो मैं 2 रोटी खाती, लेकिन अभी मेरा 12 घंटे का फास्ट है, तो मैं 1 रोटी अभी खाऊंगी, 1 रोटी मैं लंच में खाऊंगी। हर मील के साथ मैं प्रोटीन ज़रूर लेती हूँ। अब आप प्रोटीन किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। मैं 1 अंडा खा रही हूँ, आप चाहें तो कबाब खा सकते हैं, और अगर कबाब भी नहीं है ना, तो आप कल रात के बचे हुए सालन की बोटियाँ भी निकाल के खा सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ डाल रही हूँ। 1 कप में चाय पीती हूँ, बस 1 ही कप पीती हूँ। शाम की चाय फिर मैं नहीं पीती, या 2 कप नहीं पीती। मैं कोई कहवा वगैरह नहीं बना के पीती। आई एम अ दूध पत्ती फ़ैन। हाँ, लेकिन मैं 2% मिल्क की चाय पीती हूँ, विच इज़ काइंड ऑफ अ फैट फ्री मिल्क। अच्छा, ये इब्राहिम की प्लेट है, मुझे देख के उनको भी जोश आ गया। इब्राहिम कार्ब्स कट कर देते हैं अपनी लाइफ से जब भी वो डाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं कार्ब्स के बगैर नहीं रह सकती। मैं कुछ % कार्ब्स ज़रूर लेती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आती हूँ, वो है फिज़िकल एक्टिविटी। और ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि 80 to 90% आपका वेट लॉस डिपेंड्स अपॉन योर डाइट। जब तक आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करेंगे ना, आप सारा दिन भी जिम चले जाएंगे, आपका वज़न कम नहीं होगा। अच्छा, आई एम नॉट अ जिम पर्सन ऑनेस्टली। जो लोग जिम जाते हैं वो बहुत बाहिम्मत लोग होते हैं, लेकिन मुझसे नहीं जाया जाता। मैं ऐसे ही खुद ही थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करके मैं अपना वेट लूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, अब की बार मेरा फोकस ज़्यादा वॉक की तरफ है। 8000 स्टेप्स या 10,000 स्टेप्स या 6000 स्टेप्स, जितना भी आप चलना चाहें, आप थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक करिए। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है थोड़ा तेज़ तेज़ चलना। अच्छा, एक बात वॉक से रिलेटेड, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है या, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको कंसेक्यूटिव
1, डेढ़ या 2 घंटे नहीं मिलते कि कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकें। तो चलिए उससे रिलेटेड भी मैं आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ। अब मैं आपको एक बहुत ही $1,000,000 आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ। अगर आपके घर में स्टेयर्स है ना, तो आप समझ लें कि आधा जिम आपके घर के अंदर है। तो इवन आप जिम्स में भी जाएंगे ना, वहां देखेंगे वो स्टेयर्स की एक मशीन अलग होती है। स्टेयर्स बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। सी व्हेन यू आर वॉकिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो आपका सबसे बेहतरीन कार्डियो इसी एक्सरसाइज से होता है। मैंने 30-32 पाउंड जो मैंने लूज किए हैं, 14 किलो मैंने लूज किए, मैंने स्टेयर्स ही ऊपर नीचे करके किए। अच्छा, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर काइंड ऑफ आपको ये दे दूं कि अगर आपके पैर में कोई तकलीफ रहती है या अगर आपको घुटनों की तकलीफ है तो ये एक्सरसाइज मत करिएगा। सी सेक्शन मदर्स राइट अवे ये एक्सरसाइज ना स्टार्ट करें। बेहतरीन बात इस एक्सरसाइज की ये है कि आप 5 से 6 मिनट के ही वर्कआउट में आप अपना कार्डियो देखिएगा, इतना उस लेवल पे पहुंच जाएगा जितना कार्डियो आप कितने हजार स्टेप्स करके आप करेंगे। अच्छा, स्टेप्स करने का मैं एक तरीका आपको बता दूं। आपने भाग भाग के नहीं करना, बहुत ही जेंटली आपने आराम आराम से ऐसे करके आपने स्टेप्स चढ़ना है। आपने एक अच्छा फुटवेयर पहनना है, जो भी आपके जूते हों वर्कआउट वगैरह के, प्रॉपर बंद जूते पहनिएगा, उससे आप करिएगा। वर्कआउट के दौरान एक अच्छा फुटवेयर होना बहुत जरूरी है। मैं कभी स्नीकर्स पहन लेती थी, लेकिन स्टेयर्स के ऊपर तो मैं ज्यादातर पंप्स वगैरह ही पहनना पसंद करती हूँ। सेकेंडली, आपने तेज तेज नहीं चलना, आराम आराम से चलना है। स्टेयर्स एक ऐसी एक्सरसाइज होती है कि अगर आप थोड़ा सा आराम आराम से भी करेंगे तो आप थोड़ी देर में ही 2-3 मिनट में देखिएगा आपका कार्डियो किस लेवल तक पहुंच जाएगा। मैंने बहुत लोगों को इस चीज की सजेशन दी है। सेकेंडली, टमी टकिंग की ये बेस्ट एक्सरसाइज है। काफी लेडीज ऐसे कहती हैं कि उनको पेट की कोई खास एक्सरसाइज, टमी की एक्सरसाइजेस बताइए, तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। आप 2 दिन के बाद ही अपना रिजल्ट देखिएगा कि आपका कितना, यू विल स्टार्ट टू फील योर टमी हैज स्टार्टेड टू गेट इनसाइड। अच्छा, 1-2 बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर करना भूल गई। मेरे घर के अंदर 15 स्टेयर्स हैं, तो मैं 8 से 10 राउंड्स पहले लगा लिया करती थी, लेकिन अब की बार मेरा थोड़ा सा वॉक की तरफ ज़्यादा फोकस है। अच्छा देखिए, आप स्टार्ट ऑफ कीजिए 1 और 2 राउंड से। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे तो दिन में 6-8 राउंड्स हो ही जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आपको एक गो में सारे राउंड्स करने हैं। वो दिन का पूरा हिसाब ना करिए। कार्डियो जब तक आपका उस लेवल पर नहीं जाएगा, आपका वजन कम नहीं होगा। आप 1-2 राउंड से स्टार्ट करिए, फिर डेली अपने राउंड्स बढ़ाते जाइए और कम से कम 8-10 राउंड्स पर आप अपनी एक्सरसाइज को लेकर आइए, तब जाकर इंशाल्लाह आपका वेट बहुत जल्दी लूज होगा। अब जो मैं आपसे बात करूंगी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेट लॉस से रिलेटेड, और उसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना, तो फिर कुछ भी नहीं है। आप लाखों रुपए का जिम की आप मेंबरशिप ले लीजिए, आप हज़ारों रुपए की एक न्यूट्रिशनल डाइट ले लीजिए, लेकिन अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। वेट लॉस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल। वेट लॉस का फॉर्मूला बहुत आसान सा है। तो ये वीडियो मैंने जानबूझ के इंक्लूड किए कि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं बाहर का खाना कंप्लीटली क्विट कर देती हूँ। मैं अब्बू को और जैना को पॉपॉइज लेकर आई हूँ। पॉपॉइज इज हलाल हियर। मैं 1-2 बस फ्राइज खा लूंगी ताकि मुझे फ्राइज को देख के कोई क्रेविंग ना हो, और जब मैं बाहर का खाना देखती हूँ तो मैं अपने आप को कंप्लीटली कंट्रोल कर लेती हूँ। अच्छा, शाम को जब आपका दिल करता है कि एक कड़क सी दूध पत्ती चाय हो और उसके साथ ज़रा केक वेक हो, उस वक्त मैं फ्रूट खाती हूँ। फ्रूट में मैं आपको केला नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि केले से वज़न बढ़ता है। केला एक बहुत न्यूट्रिशियस एक फ्रूट है, लेकिन वो वज़न बढ़ाता है। आप वाटर बेस्ड फ्रूट्स खाइए। मैं भी एक कीनू खाऊंगी। अच्छा, पानी का मैं आपको कोई हिसाब नहीं बताऊंगी कि इतने लीटर या इतने गैलन्स पीजिए, लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि स्टे हाइड्रेटेड। और जब भी आप पानी पिए ना, बैठ के तसल्ली से पूरा ग्लास पिए। हमारी क्या आदत होती है कि हम एक एक घूंट पानी पी के जल्दी में चले जाते हैं, मगर दिस प्रोसेस कैन एक्चुअली इरिटेट योर ब्लैडर। तो पानी हमेशा पूरा एक ग्लास भर के पिए। अब जो मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपसे एक और टिप दूंगी, वो है होम कुक्ड मील्स। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त पनीर काट रही हूँ। पनीर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मैंने आपसे कहा था कि आप हर मील के साथ प्रोटीन लें, और आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। तो मैं आज पनीर की सब्जी बना रही हूँ। मैं बेसिकली मटर पनीर बना रही हूँ। अच्छा देखिए, होम कुक मील इज़ द बेस्ट मील। अब बहुत सारे लोगों को, अब मैंने देखा है, वो कहते हैं कि नहीं, हम बाहर से सैलेड मंगा के खा लेंगे या हम कोई टिक्का मंगा के खा लेंगे। देखिए, आप जब भी बाहर का खाना खाएंगे, चाहे आप कितना भी हेल्दी खाएं, आप हमेशा नोट करें आपको उससे प्यास ज़रूर लगेगी। इसका मतलब है कि बाहर के खाने में सोडियम कंटेंट बहुत हाई होता है, एंड दैट इंक्रीजेस वाटर रिटेंशन। तो मैं हमेशा घर का खाना खाकर बगैर कोई फैंसी मील बनाकर ही अपना वेट लूज करती हूँ। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कैलोरी डेफिसिट डाइट।
चाहे आप फास्टिंग कर रहे हो ना कर रहे हो, आपने खाना बहुत कंट्रोल क्वांटिटी में खाना है। आप देख सकते हैं कि मैंने राइस निकाले, अब्बू की वजह से अभी भी तड़के वाले राइस बन रहे हैं, वरना मैं जब डाइट में और इब्राहिम करती हूँ तो बॉइल्ड राइस खाते हैं। राइस मैंने थोड़े से ज़्यादा ले लिए, मुझे राइस अच्छे लगते हैं, और मैं सालन थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, पनीर ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि मेरा पेट भरा रहे। अच्छा, आई एम नॉट अ सैलड पर्सन, मुझसे ना बनती है ना मुझसे खाई जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे। देखिए मैंने खीरा खा लिया, तो सुबह नाश्ते में मैंने अपने अंडे में थोड़ी सी सब्जियां डाल ली थी और अभी मैं थोड़ा सा खीरा खा रही हूँ, तो ऐसे करके मेरा वेजिटेबल का कोटा भी पूरा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घर की सिंपल दाल रोटी सब्जी सालन से मैं अपना वेट लूज़ करती हूँ। मैंने कभी भी कोई फैंसी मील नहीं बनाई, मैंने कभी भी कोई ख़ास डाइटिंग नहीं की, मैं ऐसे ही अपना वेट लूज़ कर लेती हूँ। अरे एक दो बातें मैं कहना भूल गई वीडियो के अंदर कि आपके पास एक वेइंग मशीन ज़रूर होनी चाहिए। वज़न नापने की जो मशीन होती है वो इतनी महंगी नहीं मिलती, आप दराज पे देख लें, बहुत सस्ती मिल जाती है, यहाँ पर भी सस्ती मिल जाती है, वो होना आपके पास ज़रूरी है। चाहे आप वेट लूज़ कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो मशीन आपके घर में होनी चाहिए। सेकेंडली, डेली आप अपना वेट चेक नहीं करिए। जब आप अपना वेट लॉस कर रहे हो तब की मैं बात कर रही हूँ, आप एक दिन मुकर्रर कर लीजिए और उसी दिन फिर आप अपना वजन चेक किया करें, ठीक है? डेली नहीं चेक किया करें, मैं आपको अपने तजुर्बे पे बता रही हूँ। लास्ट मैंने आपको कहा था, मैं एक आपको बताऊंगी, एक छोटा सा मेरे साथ एक मेरे साथ एक इशू था। जब यूनिस आई के 1.5-2 महीने का था, यानी पोस्टपार्टम फेज की मैं बात कर रही हूँ, तो इट वॉज माई स्ट्रगल विद प्लांटर फैशियाइटिस। ये पाँव की जो हील होती है, एड़ी होती है, उसके अंदर एक इन्फ्लेमेशन होती है, जलन, एक तकलीफ होती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, कुछ को कम होती है। मेरी कुछ दरमियानी सी थी और वो मुझे तो कितने दिन तो समझ ही नहीं आया कि मेरे पैर में क्या हुआ है। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बताया कि इसको ये प्लांटर फैशियाइटिस कहते हैं। फिर मैंने आसपास लोगों से जब बात करना स्टार्ट करी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने जिस इंसान से बात करी, जिस खातून से मैं मिली, जिससे मैंने बात की ना, उसने कहा कि उसको ये प्रॉब्लम है। और बहुत सारी लेडीज को इस प्रॉब्लम का नाम भी नहीं पता था। बीमारी नहीं कहूँगी, इट्स काइंड ऑफ अ कंडीशन। अच्छा, फिर डॉक्टर ने फिर वो जो टेस्ट वगैरह किए थे, डॉक्टर ने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई। आप इसमें एक पानी की बोतल में आप पानी भरें, प्लास्टिक की जो पानी की बोतल होती है उसको फ्रीज करें, फिर पैर के नीचे करके आप उसको रोल कीजिए। फिर सेकेंडली कुछ स्ट्रेचेस बताए थे। थर्डली एक ऐसा सॉक्स मिलता है वो प्लांटर फैशियाइटिस के लिए, वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, मैं वो पहनती थी, कितने महीने मैंने वो पहना। तो इन तमाम चीज़ों से वक्ती आराम ज़रूर आ जाता है, लेकिन इस चीज़ का ना कोई काइंड ऑफ इलाज नहीं है, इसकी सिर्फ एक मैनेजमेंट होती है जो आपको करनी होती है। एंड आई एम श्योर अगर मेरी जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी, उनको ये प्रॉब्लम होगा। इन सारी चीज़ों से मुझे वक्ती आराम ज़रूर आ गया, लेकिन जब आप ये चीज़ें छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम दोबारा से आ जाता है। अच्छा, 2 चीज़ें जिसने मेरी बहुत हेल्प की, और अब मैं कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ऑलमोस्ट अब वो चीज़ मुझे याद नहीं लास्ट अब मुझे वो तकलीफ कब हुई हो, ये मुझे बहुत लंबा अरसा रहा, साल भर तो मुझे रहा ही होगा ये प्रॉब्लम, ये तकलीफ। लेकिन अब नहीं है। आई गेस 99% या 100% मैं कहूँगी अब वो चला गया। मुझे लास्ट याद नहीं आ रहा मुझे उसका पेन कब दोबारा से हुआ था। 2 चीज़ों ने मुझे बहुत मुझे मदद की। नंबर 1, मैंने अपना वेट लूज़ किया। वेट मतलब ड्रास्टिकली आप लूज़ करिए, किलो 2 किलो की बात नहीं करिए। ज़्यादातर आप देखिए ओवरवेट लोगों के अंदर ही होता है। मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, ऑफ कोर्स पोस्टपार्टम था, तो वजन मैंने तो स्टोन्स के हिसाब से कम किया था। मतलब मैंने आपको बताया कि 14-15 किलो मैंने अपना वजन कम किया, तब जाकर वो प्रॉब्लम मुझे ख़त्म हुआ। सेकेंडली, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, तेजाबियत कह लें, ज़्यादातर जो बाहर के खाने से आपको एक ब्लोटिंग और एक फीलिंग होती है ना, जब आपको यूरिक एसिड हाई होता है तब आपको उस चीज़ का दर्द उठेगा। तो आपने बेसिकली इन 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, बॉडी इन्फ्लेमेशन का, आपके वजन का, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी देखिएगा प्रॉब्लम कंप्लीटली चली जाएगी। मुझे अच्छा, पहले मैंने 6 महीने इंटरमीडिएट फास्टिंग की, और मैं बहुत बड़ा क्रेडिट इंटरमीडिएट फास्टिंग को देती हूँ कि उसने मेरा ये वजन कम करने में मेरी यही नहीं, एक और मेडिकल कंडीशन भी थी, मुझे कुछ ब्लड वर्क वगैरह था वो सही नहीं आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरे ब्लड वर्क बिल्कुल क्लियर आ गया, और वो इंटरमीडिएट फास्टिंग के बाद ही हुआ है, वेट कम करने से हुआ है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन बाहर के खाने से बहुत ज्यादा होती है। आप कुछ भी कहें नहीं हम तो हेल्दी खा रहे हैं, बाहर का खाना इस बाहर का खाना, आप कितना भी कर लें उससे इन्फ्लेमेशन होगी आपको। पहले मैंने 6 महीने फास्टिंग की, बहुत वेट लूज किया। मेरे भाई की शादी थी, मैं पाकिस्तान चली गई। अच्छा, पाकिस्तान से वापस आए, फिर सारी डाइट खत्म हो गई। चाहे वो शादी थी, एक मोटिव, एक गोल था, वो खत्म हो गया। मैंने फिर से काफी वेट पुट ऑन कर लिया, तो मेरा वो दर्द फिर से वापस आ गया, फिर से मतलब मुझे वही थोड़ी तकलीफ। अच्छा, फिर मैंने दोबारा 6 महीने डाइट की, और जब मैं डाइट करती हूँ तो मैं कंप्लीटली क्लीन ईटिंग में चली जाती हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग वगैरह। मतलब अब मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के बगैर सोच ही नहीं सकती,
कि मैं अब अपना कभी वेट लूज कर सकूंगी। मैंने दोबारा से अपना वजन कम किया, तो मैं कहूँगी 1 साल हो गया मुझे ये फास्टिंग वगैरह बैक एंड फोर्थ वक्फों के साथ करते करते, और मैं रेगुलरली करती थी, डेली करती थी, मतलब कोई वक्फा नहीं लेती थी। शायद बीच में एक आधा दिन कोई वीकेंड ऑफ ले लिया तो ले लिया, एक आधा दिन ऑफ लिया, वरना वो पूरे 6 दिन में फास्ट करती थी। अब ऐसा हो गया है कि इवन मैंने आपसे कहा ना कि रमज़ान से पहले मैंने अपनी डाइट छोड़ दी, रमज़ान में खूब खाया, रमज़ान के बाद और अब अभी तक 2-2.5 महीने उसी में निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, अभी तक वो मुझे दर्द दोबारा नहीं हुआ है। तो अगर आप में से कोई भी लेडीज़ ये इनको ये तकलीफ़ है तो ये मैंने आपको एक टिप बता दी है, होपफुली। अब मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास ना जाइए, लेकिन मुझे पता है कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर ज़्यादातर यही कह देते हैं, वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता देंगे, कुछ इसकी मैनेजमेंट होती है, इसकी कोई दवाई वगैरह नहीं होती। पेन किलर्स आप कब तक खाएंगे? तो अगर आप में से कोई लोग अगर इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं या थोड़ी मायूसी अगर उनको हो गई है इस चीज़ को लेके, तो मैं बता सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओवरकम किया इस प्रॉब्लम को, आप भी ओवरकम कर सकते हैं। इसके कोई खास शूज़ भी मिलते हैं, मैंने कभी वो शूज़ नहीं पहने, एक वो मोजा जो सॉक्स मिलता था वो मैंने ज़रूर पहना था, आप ज़रूर पहनिए। मैं अभी भी घर के अंदर शूज़ सॉफ्ट से पहने रखती हूँ, तो वैसे ही आपको जनरली पहनना चाहिए। तो चलिए, होपफुली आज के वीडियो से अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर लाइक किया करें, दोनों प्लेटफॉर्म पे प्यार दिखाया करें, सपोर्ट दिखाया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।